अनिल कुमार पांडे यूट्यूब चैनल पर पुनः एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। बालकों का विकास। बालकों के विकास में सबसे पहले आती है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर क्या आती है किशोरावस्था। डियर स्टूडेंट, तो ये बालक की पहली अवस्था है अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, और वैज्ञानिकों ने तो गर्भाधान काल से लेकर के और जितने पीरियड तक बच्चा अपने माँ के पेट में रहता है, अपने माँ के पेट के गर्भ में रहता है, उतने दिन की अवस्थाओं को भी डिवाइड किया गया है। लेकिन अर्नेस्ट जोन्स महोदय ने जन्म के बाद से और 6 वर्ष की अवस्था था, 0 से 6 वर्ष की अवस्था को इन्होंने क्या कहा, शैशवावस्था, जिसे कहते हैं इन्फेंट एज। क्या कहते हैं, इन्फेंट एज। और इन्फेंट एज किसे कहा जाता है, शैशवावस्था कहते हैं। और ये इसका ड्यूरेशन क्या है, 0 से 6 वर्ष। तो अगर आप देखें तो शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उस विशेषताओं के अनुसार कैसा शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए मनोवैज्ञानिक से, वो आपके सामने लिखा हुआ है, जिस पर मैं चर्चा करने चल रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहली और बड़ी विशेषता है कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। कैसे होता है, तीव्र गति से होता है। वहीं बाल्यावस्था में ये जो तीव्रता होती है वो थोड़ा सुसुप्त अवस्था में रहती है, और किशोरावस्था में वो तीव्रता पुनः क्या होती है, जागृत होती है। और उसके बाद संभवतः मतलब विकास जो है वो क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, अर्थात वृद्धि बंद हो जाती है और विकास जीवन पर्यंत क्या करता रहता है, चलता रहता है। विशेष करके मानसिक रूप में मानसिक परिपक्वता आती रहती है। उसके बाद जो शारीरिक विकास है ये बहुत तीव्र गति से होता है। किस अवस्था में कि बालक पैदा हुए उसके बाद जब उसका मालिश वगैरह शुरू होता है तो निश्चित रूप से जो शारीरिक विकास है तो बहुत तीव्र गति से होता है, अत्यंत तीव्र गति से होता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरी जो विशेषता है वो मानसिक विकास है, तीव्र मानसिक विकास। तो तीव्र मानसिक विकास भी शैशवावस्था में तीव्र होता है, अर्थात शैशवावस्था में तीव्र गति से मानसिक विकास भी होता है और तीव्र गति से क्या होता है, शारीरिक विकास भी होता है। जितना तीव्र गति से यहाँ विकास होता है संभवतः उतना तीव्र गति से विकास न तो बाल्यावस्था में होता है और न ही तो किशोरावस्था में होता है। उसके बाद जो अहम विशेषता है वो अनुकरण की प्रवृत्ति। जहां शैशवावस्था में बालकों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, वहीं तीसरी विशेषता के रूप में शैशवावस्था में यह देखा जाता है कि बालक क्या है, अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति बालक में देखी जाती है कि आप द्वारा कही हुई बातों को वो क्या करता है, सुनता है और उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है। आपके द्वारा किए गए व्यवहार को भी वो करने का क्या करता है, प्रयास करता है। आप अगर उस शैशवावस्था के बालक को अपना हाथ दिखाएंगे मारने के लिए तो निश्चित रूप से वो अपना हाथ आपको क्या कर सकता है, दिखा सकता है। अगर आप उस शैशवावस्था के बालक को जो अपने चारपाई पर लेटा हुआ है बहुत प्रसन्न मुद्रा में और उसे देख करके आप अगर हंसने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपको देखने का प्रयास करेगा। ये सब उदाहरण हो सकते हैं अनुकरण प्रवृत्ति का। किस अवस्था के, शैशवावस्था के बालकों की। शैशवावस्था के बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति भी क्या होती है, तीव्र गति से रहती है। उसके बाद परनिर्भरता। तो मित्रों, प्राणी, कोई भी प्राणी हो, हर प्राणी की वो मतलब 2 ही अवस्थाएं हैं जो क्या रहती है, परनिर्भरता रहती है, और बाकी पूरा क्या रहती है, स्वनिर्भरता रहती है। केवल इसको यद्यपि छोड़ दिया जाए कि किसी अनहोनी के कारण या दैविक प्रकोप के कारण कुछ आपको घट जाए तो आप एकाएक पहुंच जाए परनिर्भरता में, तो वो अलग बात है। लेकिन 2 ही अवस्थाएं हर प्राणी के, हर जीव में, कि एक क्या है, शैशवावस्था परनिर्भरता की रहती है और एक खटिया अवस्था रहती है जो सठिया अवस्था के बाद 7 साल के बाद की, जो 60 साल के बाद की अवस्थाएं जो आती हैं, जब आदमी कहाँ रहता है, अपने बिस्तर पर रहता है और उसके जो ऊर्जा के भंडार रहते हैं वो क्या, वो समाप्त रहते हैं। तो आदमी क्या रहता है, परनिर्भर रहता है। तो वो एकदम लास्ट स्टेज में परनिर्भर रहता है और एकदम फर्स्ट स्टेज में परनिर्भर रहता है।
तो ये जो ये जाति है जिसमें व्यक्ति हर प्राणी क्या रहता है, पर निर्भर रहता है। तो शैशव अवस्था में बालक क्या रहता है, अपने माता पिता अपने परिजनों के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। वो जो कराएंगे, वो दैनिक क्रिया कराएंगे तो वो दैनिक क्रिया कर पाएगा, नहीं कराएंगे तो नहीं करेगा। उसे साफ सुथरा रहेंगे तो वो साफ सुथरा रहेगा, और नहीं अगर साफ सुथरा रखा जाएगा तो वो साफ सुथरा नहीं रहेगा। अगर उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाएगा तो वो उसके लिए रो सकता है, लेकिन उसे खुद से प्राप्त नहीं कर सकता। तो यही सारी बातें पर निर्भरता को क्या करती हैं, स्पष्ट करती हैं कि शैशव अवस्था में बालक क्या रहता है, पर निर्भर रहता है, अर्थात दूसरों पर निर्भर रहता है। उसके बाद फिर क्या आती है, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है क्या, सेल्फ, क्या है, स्वप्रेम की भावना, सेल्फ लव होता है उसमें, स्वप्रेम, अपने से को खुद को प्रेम करता है, वो दूसरों को नहीं, खुद से अपने से प्रेम करता है। और यही कारण है बालक जब अपनी माँ की गोद से दूसरे व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष की गोद में जाता है तो बालक रोने लगता है, क्योंकि उसे क्या है, स्वप्रेम है, अपने से प्रेम है, और उसे भय है कि उनके माता के अलावा शायद उनकी शुभचिंतक क्या है, कम है, या उनके परिवेश में या उनके परिचय के जो लोग हैं, उनके अलावा जो लोग आते हैं वो क्या है, वो उतने ठीक लोग नहीं हो सकते हैं, ऐसा बालक शायद कल्पना करता है। अतः वह बालक जब दूसरी की गोद में जाना होता है जिससे वो परिचित नहीं होता है तो क्या करता है, रोने लगता है। उसका कारण क्या है, स्वप्रेम की भावना, क्योंकि वो अपने से प्रेम करता है और उसे हमेशा भय रहता है कि कहीं हमें किसी प्रकार की अन्य व्यक्ति जो है हानि न पहुंचे। तो बहुत बड़ी विशेषता है स्वप्रेम, किसमें, शैशव अवस्था। उसके बाद आता है संवेगों का प्रदर्शन। बालक क्या करता है, संवेगों का प्रदर्शन करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, अब आप देखिए कि संवेग होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे रस होते हैं और रस के क्या होते हैं, अस्थायी भाव होते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक मैकडोगल ने ये बताया है कि मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उसके क्या होते हैं, कुछ संवेग होते हैं। तो जैसे मूल प्रवृत्ति क्या है, भूख है, ठीक है, मूल प्रवृत्ति मतलब क्या, जो जन्म से आपको मिल जाए वही क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो मूल प्रवृत्ति क्या है, जैसे भूख है, तो भूख क्या है, मूल प्रवृत्ति है। और उसके बाद क्या है, भूख क्यों होती है, भूख लगने का आवश्यकता महसूस होगी, और जब आवश्यकता महसूस होगी तो बालक क्या करेगा, रोएगा। जब आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तो वो रोएगा, और जब वो रोएगा तब माँ उसे क्या करेगी, मैं उसके परिवार या परिजन उसको गोद में लेंगे और ये कहेंगे कि अब इसको भूख लगी हुई है, इसे कुछ दिया जाना चाहिए। तो उसका वह रोना, अपनी मूल प्रवृत्ति के लिए वह रोना, मतलब अपनी आवश्यकता के लिए रोना, वो क्या है, संवेगों का प्रदर्शन है। इसी को संवेगों का क्या कहते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बालक की आवश्यकता भूख है और उस भूख की पूर्ति के लिए बालक क्या करता है, संवेग का प्रदर्शन करता है, रुदन करता है, और वही रुदन उसका संवेग है। और उसकी पूर्ति के लिए उसके माता पिता या उसके परिजन क्या करते हैं, उसके लिए दूध या इत्यादि की व्यवस्था करते हैं, जिससे उसके संवेग को क्या, उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, अतः उसके संवेग क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। फिर लास्ट में आता है नैतिक भावना का अभाव। तो शैशव अवस्था में किसी भी प्रकार का नैतिक और सामाजिक विकास बहुत कम रहता है, क्योंकि बालक जब क्या है कि पर निर्भर है, बालक क्या है, पर निर्भर है, बालक खुद जो है क्या दूसरों पर निर्भर है। तो वह बालक जो है कहां से जो है बड़ी नैतिकता और सामाजिकता का कार्य कर सकता है। जब बालक धीरे धीरे बाल्यावस्था में आता है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आता है, तो आप किशोरावस्था की विशेषताओं में पाएंगे, बाल्यावस्था की विशेषताओं में पाएंगे कि अब बालक को क्या दी जाए, मतलब अब नैतिक विकास इनका होना चाहिए। या आप किशोरावस्था में पहुंचेंगे तो वो क्या करेंगे, समाज सेवा में बहुत जुड़े रहते हैं। नैतिक शिक्षा मतलब वीर पूजा में भी कि उनकी विशेषता देखी जाती है। और वही बालक जो शैशव अवस्था में रहता है तो नैतिक भावना का क्या रहता है, अभाव रहता है। तो डियर स्टूडेंट, ये रही विशेषताएं कि शारीरिक और मानसिक विकास शैशव अवस्था में तीव्र गति से होता है, अनुकरण की प्रवृत्ति भी होती है, उसके बाद फिर पर निर्भरता भी होती है, फिर स्वप्रेम की भावना, स्वप्रेम की भावना भी शैशव अवस्था में होती है। फिर उसके बाद संवेगों का प्रदर्शन भी शैशव अवस्था में ज्यादा होता है। उसके बाद नैतिक भावना का क्या रहता है, नैतिक और सामाजिक भावना का अभाव रहता है। किस अवस्था में, शैशव अवस्था में, जो 0 से 6 वर्ष तक
चलती है। उसके बाद अब इन विशेषताओं के अनुसार ये शिक्षा के स्वरूप दिए गए। क्या दिए गए? स्वरूप, कि मतलब किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था इस अवस्था के लिए होनी चाहिए जहां पर ऐसी विशेषताएं विद्यमान हो। जहां पर ऐसी विशेषताएं विद्यमान हो तो उसमें सबसे पहले आता है ये पालन पोषण का उचित परिवेश। तो भाई जैसे तीव्र गति से शारीरिक विकास हो रहा है, तीव्र गति से मानसिक विकास हो रहा है, तो उन विकासों को तीव्र गति से चलने देने के लिए उचित पालन पोषण का परिवेश होना चाहिए। अगर पालन पोषण का परिवेश सही नहीं रहेगा, उचित माहौल नहीं रहेगा, जो उसको उचित संतुलित भोजन चाहिए, जो संतुलित पानी चाहिए, हवा चाहिए, वो चीजें अगर सही ढंग से शैशवावस्था के बालक को नहीं मिलती हैं तो निश्चित रूप का शारीरिक और मानसिक विकास जो तीव्र गति से हो रहा है वह क्या है, जो तीव्र गति से हो रहा है वह विकास क्या होगा, प्रभावित होगा निश्चित रूप से। और जब वो प्रभावित होगा तो वो सही नहीं है। अतः शिक्षा के स्वरूप में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उचित पालन पोषण का परिवेश होना आवश्यक है। दूसरे नंबर पर आती है अनुकरण की प्रवृत्ति। तो बालक क्या करता है, अनुकरण करता है, और बालक क्या रहता है, पर निर्भर, दूसरों पर निर्भर रहता, इसलिए उससे कठोर व्यवहार ना किया जाए, बल्कि क्या किया जाए कि ताकि उनका मानसिक शारीरिक और जो भी विकास है जो तीव्र गति से चल रहा है वो तीव्र गति से चलता रहे, इसके लिए स्नेहपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। कैसी आवश्यकता, स्नेहपूर्ण व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार उससे किया जाए, ना कि कठोर पूर्वक व्यवहार उससे किया जाए, बल्कि प्रेम पूर्वक व्यवहार उससे किया जाना चाहिए। ऐसा शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। बालक को जबरदस्ती किसी चीज को रटाने की आवश्यकता नहीं है, डांट मार करके एकदम से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्नेहपूर्ण व्यवहार अपना करके उसे पढ़ने और पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, मानसिक क्रियाओं का उचित अवसर। इस अवस्था में जहां अनुकरण की प्रवृत्ति हो, जहां बालक पर निर्भर हो, जहां बालक स्व प्रेम करता हो, वहां पर क्या होनी चाहिए, मानसिक क्रियाओं का अवसर दिया जाना चाहिए। वो अपने मन से किसी कार्य को क्या करे, संपन्न करे। ऐसा नहीं है कि आप उससे जबरदस्ती कराएं, बल्कि उसे अवसर प्रदान किया जाए, ऐसे परिवेश उत्पन्न किए जाए कि बालक खुद जो है क्या करे, मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करे। अगर एग्जाम्पल आप लें, एज एग्जाम्पल अगर आप लें तो मिरिया मॉन्टेसरी ने जो अपनी शिक्षा पद्धति दी थी, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, मिट्टी की गोलियां बनाई, और मिट्टी की गोलियों को क्या किया, उन्होंने बिखरा दिया, और पुनः बालकों से क्या किया, पुनः बालकों को क्या किया कि आप उन गोलियों को मतलब इकट्ठा करो। जब बालकों ने इकट्ठा किया तब तो फिर उनसे यह पूछा गया कि आपके पास कितनी गोलियां हैं, आपके पास कितनी गोलियां हैं। तो निश्चित रूप से इन विधियों से गिनती या पढ़ा इत्यादि सिखाने का क्या किया जाना चाहिए, प्रयास किया जाना चाहिए, जिनमें मानसिक क्रियाओं का क्या हो, पूर्ण अवसर हो। ना कि किताब दे दिया जाए, आप पढ़िए 1 से 20 तक की गिनती सुना दीजिए आज, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे, डांटेंगे मारेंगे। तो ऐसे व्यवहार शैशवावस्था में नहीं किए जाने चाहिए। निश्चित रूप से मानसिक क्रियाओं का अवसर दिया जाना चाहिए कि अपनी मानसिक क्रियाओं का वो क्या करें, प्रयोग करें। उसके बाद फिर आता है शिक्षा के स्वरूप में आत्म प्रदर्शन। आत्म प्रदर्शन जहां यह स्वप्रेम की भावना है, पर निर्भरता, संवेगों का प्रदर्शन है, वहां पर बालक को क्या करना चाहिए, ऐसा परिवेश, ऐसा अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि वो आत्म प्रदर्शन कर सके, अपने आप से जो भी उसमें है उससे क्या कर सके, वो व्यक्त कर सके। ऐसा माहौल उत्पन्न किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है, अच्छी आदतों का निर्माण किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से शैशवावस्था वह अवस्था है जिसमें फ्रायड ने कहा कि कोई बालक 4 से 5 साल में जो बनना होता है वो बन जाता है। वाटसन ने कहा कि आप हमको 10 से 12 बच्चों को दे दीजिए, चाहे जिसको कहिए हम उसको क्या बना दें, चोर बना दें, डाकू बना दें, डॉक्टर बना दें, मास्टर बना दें, जो भी कुछ आप कहें हम उसको बना सकते हैं।
तो इस तरह से अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि 4-5 साल में मतलब बालक का क्या भविष्य होने वाला है, ये 4-5 साल की अवस्था में अर्थात शैशवावस्था में क्लियर हो जाता है कि बालक आगे चल करके क्या बन सकता है। तो इसमें जो एक है कि अच्छी आदतों का निर्माण, तो इस अवस्था में अगर शैशवावस्था में अच्छी आदतों का निर्माण किया जाएगा, निश्चित रूप से आगे चल कर बच्चा क्या करेगा, अच्छा बन सकता है। और उसके बाद फिर क्या है, करके सीखने पर बल, प्लेवे मेथड पर बल दिया जाना चाहिए। आज के कॉन्वेंट के स्कूल जो है निश्चित रूप से अपने बच्चों पर लिखा के घूम रहे हैं प्लेवे मेथड, मतलब खेल करके, मतलब खेल के भाव की विधि से जो है क्या करना, शिक्षा देना। और आप जाइए उन स्कूलों में जो अच्छे स्कूल से हैं, निश्चित रूप से तमाम खेलने की सामग्रियां जो है वहां पर उपलब्ध है। बच्चा क्या झूला झूल सकता है, बच्चा और तरह के खेल भी खेल सकता है। तो इस तरह से शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। कैसे, शैशवावस्था में जिस तरह की विशेषताएं होती हैं उसी तरह का शिक्षा का स्वरूप मिलना चाहिए हर प्रकार के बालकों को, चाहे वो शैशवावस्था में हो, चाहे बाल्यावस्था में हो, चाहे किशोरावस्था में हो। तो डियर स्टूडेंट, बस आज इतना ही। धन्यवाद।